गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। रणथंबोर चिल्ड्रन एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत। हम कक्षा 9 सामाजिक विज्ञान का अध्ययन कर रहे हैं। हमारे अध्याय 2 संविधान निर्माण चल रहा है। पिछली कक्षाओं में हमने संविधान निर्माण की प्रक्रिया के बारे में पढ़ा कि संविधान निर्माण किस प्रकार हुआ, कि एक संविधान सभा बनाई गई, एक प्रारूप समिति बनाई गई। संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनाए गए, प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बनाए गए और संविधान सभा में कुल 299 सदस्यों ने मिलकर कार्य किया और 26 नवंबर 1949 का कार्य पूरा हुआ, जो 9 दिसंबर 1946 से कार्य शुरू हुआ था। यानी इस प्रकार अगर हम देखें तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन हमारे संविधान को बनने में लगा समय था। तो संविधान निर्माण की प्रक्रिया में संविधान सभा ने किन किन देशों के संविधान से क्या क्या लिया, इसके बारे में पता होना चाहिए। देखिए, आज हमारा जो चल रहा है संविधान का दर्शन, यानी हमारा संविधान कैसा रहेगा, किस प्रकार वो बनेगा, क्या हमने अन्य संविधानों से, अन्य देश संविधानों से लिया है, वो भी हमें पता होना चाहिए। देखिए, मैंने आगे सामने लिखा है कि हमने विभिन्न देशों के संविधानों से कुछ ना कुछ लिया है। देखिए, हमने मूल कर्तव्य जो हमारे संविधान में है वह रूस के संविधान से लिए हैं। मूल अधिकार, देखिए मूल कर्तव्य हमारे 11 हैं। मूल अधिकार जो हमारे वर्तमान में 6 अधिकार हमें प्राप्त हैं, वो जो हमने अधिकार ग्रहण किए हैं वो हमने संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिए हैं। संघात्मक शासन व्यवस्था, यानी पूरे एक भारत का एक सरकार होगी, फिर हर राज्य की अपनी एक सरकार होगी और स्थानीय स्तर पर सरकार होगी। इस प्रकार की जो व्यवस्था हमने ली है वो कनाडा के संविधान से ली है। गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था की भारत का राष्ट्राध्यक्ष पेत्रक के आधार पर न चुनकर संविधान के अनुसार मत प्रक्रिया के आधार पर चुना जाता है। तो ये हमारी गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था है, जिसे हमने फ्रांस से ग्रहण किया है। आपातकाल का सिद्धांत, आपातकाल कि अगर देश में आपातकाल की स्थिति बनती है, चाहे वो वित्तीय आपातकाल हो या अन्य देश हमारा देश पर हमला कर दे, तो उस समय का आपात हो या देश के अंदर ही हो, गृह युद्ध की स्थिति छिड़ जाए, तो ऐसी स्थितियों में आपातकाल का सिद्धांत या आपातकाल लगाया जा सकता है। तो आपातकाल का सिद्धांत हमने जर्मनी के संविधान से लिया है। नीति निर्देशक तत्व, सरकार के क्रियाकलापों को वाले नीति निर्देशक तत्व हमने आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किए हैं। समवर्ती सूची, आपको पता होना चाहिए 3 सूचियां होती हैं जिन पर सरकार कार्य करती है। एक होती है केंद्र सूची, यानी संघ सूची, जिस पर संघ सरकार या केंद्र सरकार कार्य करती है। एक होती है राज्य सूची, जिस पर राज्य सरकारें करती है। एक होती है समवर्ती सूची। देखिए, समवर्ती सूची वह होती है जिन पर दोनों ही मिलकर कार्य कर सकती है, यानी राज्य सरकार भी और केंद्रीय सरकार भी। लेकिन अगर दोनों में विरोधाभास पैदा होता है तो केंद्र सरकार का निर्णय मान्य रहता है। याद रखें आप इसे। संविधान संशोधन की प्रक्रिया, ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से हमने ली है। याद रखें, संविधान संशोधन की प्रक्रिया। देखिए, हमारा संविधान आपको पता होना चाहिए। संविधान विशेषता अगर हम पढ़ लें तो उसमें आता है कठोर एवं लचीला संविधान, कि हमारा संविधान कठोर भी है लेकिन उतना ही लचीला भी है। तो संविधान यानी हम संशोधन कर सकते हैं कुछ जगहों पर आसानी से और कुछ मामलों में बहुत कठिनाई पूर्वक, यानी कठोरता पूर्वक हम संविधान संशोधन कर सकते हैं। तो वह दक्षिण अफ्रीका संविधान से हमने ली है। संसदीय शासन व्यवस्था व एकल नागरिकता। संसदीय शासन व्यवस्था यानी हमारे देश का जो शासन चलाया जाता है संसद के माध्यम से चलाया जाता है। और एकल नागरिकता का सिद्धांत, एकल नागरिकता की हमारे देश में सिर्फ एकल नागरिकता यानी भारतीयता ही हमें मिलती है। हम केवल भारतीय कहलाते हैं। अगर हम किसी राज्य के निवासी हैं, चाहे हम राजस्थान के हों, चाहे महाराष्ट्र के हों, चाहे कहीं किसी अन्य राज्य के, हमें अन्य राज्य की
हमें नागरिकता नहीं मिलती, हमें केवल एकमात्र नागरिकता भारतीय नागरिकता मिलती है। इस प्रकार ये जो चीज़ें कई देशों के संविधानों से ग्रहण किए। आओ हम थोड़ा सा और देखते हैं कि हमारे संविधान की शुरुआत एक प्रस्तावना के साथ होती है। प्रस्तावना आप पता होना चाहिए, हमारे संविधान की प्रस्तावना एक आत्मा भी कहलाती है। आइए हम आपके संविधान की प्रस्तावना को बहुत सावधानी से पढ़ें, उसमें आए प्रत्येक महत्वपूर्ण शब्द के मतलब को समझें। संविधान की प्रस्तावना लोकतंत्र पर एक खूबसूरत कविता से लगती है। इसमें वह दर्शन शामिल है जिस पर पूरे संविधान का निर्माण हुआ है। यह दर्शन सरकार के किसी भी कानून और फैसले के मूल्यांकन और परीक्षण का मानक तय करता है। इसके सहारे परखा जा सकता है कि कौन कानून, कौन फैसला अच्छा या बुरा है। इसमें भारत संविधान की आत्मा बसती है। अगर हम कहें तो हमारे संविधान की आत्मा इसे हम कह सकते हैं। आओ अब हम बात संविधान की प्रस्तावना के बारे में पढ़ें। देखिए मैं आपको इसमें बता रहा हूँ संविधान की प्रक्रिया, जो हमारे संविधान की जो ये प्रस्तावना है ये आपके सामने है। आप देखें इसे कि भारत संविधान उद्देशिका या प्रस्तावना, इसको हम हमारे भारत प्रस्तावना कहते हैं। देखें मैं पढ़ रहा हूँ इसको कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए था। उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर हम अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। यह जो मैंने आपके सामने पढ़ी ये हमारे भारत के संविधान की प्रस्तावना थी। देखिए इस संविधान प्रस्तावना में देखें तो कई जो शब्द हैं इसमें अलग अलग रंगों से लिखे गए हैं, तो उनके बारे में होना चाहिए। देखिए अलग अलग इन शब्दों का एक अपना एक अर्थ है। अगर हम इनका अर्थ समझ लेते हैं तो हमें भारत संविधान की प्रस्तावना, उद्देशिका या हमारे पूरे संविधान को समझने में बहुत महत्वपूर्ण मदद मिल सकती है। तो आओ हम एक एक शब्द का अर्थ समझें। देखिए संविधान की उद्देशिका प्रस्तावना को अभी हमने पढ़ा था और उसमें हमने देखा था कि हमारे संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना जो प्रारंभ हो रही थी वो हो रही थी हम भारत के लोग भारत को। अगर आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा हम भारत के लोग भारत को। तो मैंने लिखा है कि भारत के संविधान का निर्माण और अधिनियमन भारत के लोगों ने किया है। भारत के लोगों ने अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से किया है, न कि किसी राजा या भारी आदमी ने उन्हें दिया है। यानी हमारा संविधान जो हम मानते हैं उसमें जो संविधान की प्रस्तावना है उसमें स्टार्टिंग में हम भारत के लोग भारत को, यानी हमारा संविधान जो है किसी अन्य व्यक्ति ने, किसी अन्य देश ने हमारे पर थोपा नहीं है। हमने स्वयं इसे बनाया है और अपने लिए बनाया है और अपने शासन चलाने के लिए बनाया है। तो यानी हमारा संविधान भारत के लोगों का अपना, भारत के लोगों के लिए बनाया गया संविधान है। इसमें दूसरा आता है प्रभुत्व संपन्न। प्रभुत्व संपन्न होता है शक्ति, यानी अपने पास स्वयं की शक्ति। तो लोगों को अपने से जुड़े हर मामले में फैसला करने का सर्वोच्च अधिकार है। कोई भी बाहरी शक्ति बाहरी सरकार को आदेश नहीं दे सकती। यानी अगर ऐसा मामला होता है जो हमारे देश से जुड़ा हुआ है तो उसमें अन्य देश की सरकारें हमारे देश की सरकार को आदेश नहीं दे सकती, हमारे देश के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। यह प्रभुत्व संपन्न कहता है। अगला जिसमें है समाजवादी। समाजवादी कहता है कि समाज में संपदा सामूहिक रूप से पैदा होती है और समाज में उसका बंटवारा समानता के साथ होना चाहिए। सरकार जमीन और
मापदंडों से जुड़े नियम व कानून इस प्रकार से बनाएं कि सामाजिक आर्थिक असमानताएं कम हो। यानी समाजवादी से तात्पर्य है कि सभी समाज के अंदर आर्थिक असमानताएं कम हो, ताकि गरीब और अमीर ना हो, सभी को देश के संसाधनों पर समान अधिकार प्राप्त हो, जिससे वह अपनी प्रगति कर सके। अगला है इसमें पंथ निरपेक्ष अगर हम पढ़ते हैं, मूल अधिकारों में भी शामिल है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये यहाँ भी है। इसमें पंथ निरपेक्ष तात्पर्य है कि नागरिकों को किसी भी धर्म को मानने की पूरी स्वतंत्रता है। हमारे संविधान उद्देशिका में लिखा गया है पंथ निरपेक्ष, यानी हमें कोई सा भी धर्म अपनाने की पूर्ण स्वतंत्रता है, हम चाहे जो धर्म अपना सकते हैं, लेकिन कोई भी धर्म आधिकारिक नहीं है। यानी कि भारत का कोई सा भी धर्म आधिकारिक धर्म नहीं है। किसी भी धर्म को भारतीय सरकार या भारतीय संविधान ने मान्यता नहीं दी है। सरकार सभी धार्मिक मान्यताओं और आचरण का सम्मान देती है। सरकार या भारतीय संविधान किसी धर्मों को समान रूप से सम्मान देती है और आचरण करती है। भारतीय लोगों को किसी भी धर्म का प्रचार प्रसार करने की भी स्वतंत्रता है। इस प्रकार हमारे संविधान में कुछ और भी उद्देशिका में कुछ और भी टॉपिक हैं जो मैं बताता हूँ आपको। संविधान की उद्देशिका प्रस्ताव में अन्य जो शब्द में मिले उसमें लोकतंत्रात्मक, जिसका मतलब है कि सरकार ऐसा स्वरूप जिसमें लोगों को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं, लोग अपने शासक का चुनाव स्वयं करते हैं और उसे जवाबदेह बनाते हैं। यह सरकार कुछ बुनियादी नियमों के अनुरूप चलती है। इसका मतलब है कि सरकार भारत में संविधान की उद्देशिका में बताया गया है कि भारत में जो शासन व्यवस्था होगी वह लोकतंत्र के आधार पर होगी। इसमें जनता स्वयं अपने शासक का चुनाव करेगी और सरकार कुछ बुनियादी नियम जो संविधान ने तय किए हैं उनके अनुसार ही शासन करेगी। गणराज्य अगर हम देखें, गणराज्य हो गणतंत्रात्मक लोकतंत्रात्मक दोनों का सामान्य एक अर्थ है कि शासन का प्रमुख लोगों द्वारा चुना हुआ व्यक्ति होगा। यानी लोग अपने शासक को स्वयं चुनेंगे, न कि किसी वंश या राज्य खानदान का। यानी कि भारत का जो शासक या सरकार जो चुनी जाएगी वह चुनाव प्रक्रिया या मत प्रक्रिया वोट के आधार पर चुनी जाएगी और यह व्यक्ति जो भी चुना जाएगा वह किसी वंश या राजवंश से जुड़ा हुआ नहीं होगा। यानी पैतृक उत्तराधिकार के आधार पर भारत में सरकार नहीं होगी। हर 5 वर्ष के अंतराल पर चुनाव होंगे और चुनाव जीते हुए व्यक्ति को ही शासक या सरकार में रहने का अधिकार होगा। न्याय, अगला जो शब्द है न्याय कहता है कि नागरिकों के साथ उनकी जाति, धर्म और लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। यानी भारत संविधान हमें समानता के अधिकार के तहत बताता भी है कि हम चाहे किसी भी धर्म से जुड़े हो, किसी भी जाति से हो, हमारा लिंग कोई भी हो, अमीर हो या गरीब हो, हम न्याय के समक्ष सभी समान हैं। अगर हम संविधान विरुद्ध कार्य करते हैं तो संविधान की धाराओं के अनुसार हमें दंड अवश्य मिलेगा। स्वतंत्रता कहता है कि नागरिक कैसे सोचें, किस तरह अपने विचारों पर किस तरह अमल करे, इस पर कोई अनुचित पाबंदी नहीं है। यानी यह कहता है कि व्यक्ति की सोच पर कोई पाबंदी नहीं है, वह कुछ भी सोच सकता है, वह कहीं भी आ जा सकता है, वह कोई भी कार्य कर सकता है। इस प्रकार की बंदिशें भारत संविधान में नहीं होगी। समता, समानता की कहता है कि कानून के समक्ष सभी लोग पहले से चली आ रही सामाजिक असमानताओं को समाप्त करना होगा। सरकार हर नागरिक को समान अवसर उपलब्ध कराने की व्यवस्था करेगी। इसका तात्पर्य है कि कानून के समक्ष हम सभी समान हैं,
चाहे किसी भी धर्म से जुड़े हों, किसी भी जाति से हों, कोई किसी भी लिंग से हों, किसी भी वर्ण से हों, हम सभी को समान अवसर मिलने चाहिए। इस प्रकार अगला जो हमारा शब्द है इसमें संविधान उद्देशिका में, यह है बंधुता। बंधुता मतलब भाईचारा। हमारे देश की परंपरा रही है वसुधैव कुटुंबकम, यानी पूरी पृथ्वी ही हमारा परिवार है। इस विचार को हमारे संविधान निर्माताओं ने हमारे देश के संविधान में भी दर्शाया है, जिसे बंधुता हम सभी ऐसा आचरण करें जैसे कि हम एक परिवार के सदस्य हों। कोई भी नागरिक किसी दूसरे नागरिक को अपने से कमतर न समझे, यानी पूर्वाग्रह की स्थिति किसी भी नागरिक के मध्य ना हो। हमारा पूरा देश के नागरिक हमारे सभी भाई बहन हैं, हमें एक दूसरे के साथ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करना चाहिए। इस प्रकार आज की कक्षा में इतना ही। अगली कक्षाओं में हम इस अध्याय को पूरा करेंगे। ठीक, धन्यवाद।